वन हेलो डे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट कर दें। नमस्कार भाई सभी को। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। हम आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई, आपने देखा और सुना है इस बारे में कि आरबीआई देश का सबसे बड़ा यानी कि सेंट्रल और एपेक्स बैंक है। और जनरली हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि करेंसी इशू करने की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है। लेकिन हम जानते हैं कि आरबीआई हर एक करेंसी को इशू नहीं करता है। कुछ बहुत सारे ऐसे रूल्स, ऐसे प्रोविजंस है जो आपको पता होना चाहिए मनी को लेकर। और हमेशा एग्जाम में, स्पेशली वन डे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, इनको लेकर सवाल जो है वो बार बार पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है अगर तो शुरुआत की जाए। अभिषेक, सोमपाल, एवरीवन जल्दी से कमेंट कर दें यस थैंक यू। और बाकी लोग नमस्कार भाई सभी को, राम राम, राधे राधे भाई। चलिए ठीक है भाई, खम्मा गणी भाई, चलिए चलिए। बिल्कुल, तो हर एक चीज, बिल्कुल भाई, पूरा भारतवर्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सभी जगह से लोग हैं। ये अच्छी बात है। चलिए सभी को नमस्कार। एक बार फिर शुरुआत करते हैं क्लास की, क्योंकि हमें पढ़ना जरूरी है और हमारा कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए और अपनी पसंदीदा पोस्ट चाहिए तो रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए बात ये कर रहे हैं मनी के बारे में। देखो, एक बात याद रखना कि जो मुद्रा है हमारे पास, उस मुद्रा के बारे में ये बात आती है कि सारी करेंसी आरबीआई नहीं करता। ये बात तो पक्की हो चुकी है ऑलरेडी हमारी। अब क्या क्या आरबीआई करता है और क्या क्या नहीं करता वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत आराम से समझना। जब लिखने का टाइम दूं तो लिखना, उस बात को पहले समझना। देखो, जो 1 रुपए का नोट है, नोट 1 रुपए वाला, ये भारत सरकार बनाती है और भारत सरकार में वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस काम के लिए जिम्मेदार है। और 1 रुपए के नोट पर जो साइन किए जाते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी, एक पोस्ट होती है वित्त सचिव की, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो करता है इस काम को। सरकार को यह अधिकार मिला है बनाने का। करेंसी ऑर्डिनेंस बिल 1940 में आया था, उसके तहत बाकी के जो नोट हैं, 2 का, 5 का, 10 का, 500 तक का, या भी 1000 का चला करता था, फिर 2000 का चलता था, 5000 का या 10,000 तक आ सकता है देश में, या ऑलरेडी आया इससे पहले। तो सारे नोट एक वाला छोड़कर वो आरबीआई बनाएगा। आरबीआई गवर्नर के साइन उस पर होंगे। वो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से होगा। जितने सिक्के होंगे, सिक्के कोई भी, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, कोई सा भी, सब वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा। सिक्के पे साइन नहीं होते। सिक्का मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का हो सकता है। एक सिक्का मैक्सिमम 1,000 तक का, और नोट 10,000 तक का हो सकता है। और सिक्के बनाने के लिए कॉइंस एक्ट आता है 2011 वाला, उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन जितनी करेंसी बनेगी, इसको मार्केट तक लाना यानी इसका इश्यू करना तो अलग अलग संस्थाओं का है, सरकार का और आरबीआई का। लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो होता है वो ये है कि बेसिकली इसको मार्केट तक पहुंचाना, बैंकों तक और जनता तक लाना, फिर चाहे कोई भी कॉइन या नोट हो, वो काम आरबीआई का होगा। इसी तरह सवाल यह भी पूछता है कि हमारे देश में सिक्के कहां कहां बनते हैं, नोट कहां कहां बनते हैं, पेपर कहां रखा जाता है, इंक कहां रहती है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। वैसे आप जानते हो 4 जगह देश में ऐसी हैं जहां सिक्के बनते हैं, 4 जगह ऐसी हैं जहां देश में नोट बनते हैं। अब वो 4 जगह कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। जब तक लिखोगे नहीं कोई सवाल नहीं करना, पहले लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके ऑलरेडी मैं क्लियर करूंगा इसमें। जैसे कि ये पहली स्लाइड क्या कहती है, ऑल कॉइन्स इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सारे सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं और मैक्सिमम जो सिक्का होगा वो 1,000 का। डिनोमिनेशन मतलब एक सिक्के की वैल्यू। 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखो, लिखा आपने, साइन होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी। 2 रुपए या उसके ऊपर जो भी नोट है वो सारे आरबीआई के, आरबीआई गवर्नर के साइन। मैक्सिमम नोट 10,000 का। सारे कॉइन्स और सारे नोट का डिस्ट्रीब्यूशन आरबीआई का। और याद रखना, जो भी मनी हमारे यहां इशू होती है उसको हमने किसमें बताया, आरबीआई एक्ट 1934 में। उस बारे में प्रावधान है करेंसी के इशू करने को लेकर कि क्या क्या जो है वो आरबीआई इशू करेगा और क्या नहीं करेगा। पहले आप इसको डन करिए एक बार और कमेंट करिए।
एक बार डन कर दी सभी लोग। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, कोई ऐसी बात नहीं इसमें जो आपको लगेगा कि सर हमें लिखकर बता दीजिए, इसमें ऐसे भी चल जाएगा काम। इसीलिए मैंने कहा ना, जो जरूरी है वो सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आपको भी थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा यहां पर ध्यान से, कि हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या क्या हमें पढ़ना और क्या क्या हमें छोड़ना है इसमें। अब जैसे आपने कहा कि सब बात, ये बात तो हमने लिख ली, वही डन कर दिया यहां पर। शेखर यादव, पिंकी राजपूत, चलिए भाई जल्दी से बताइए। शिवम, सैनी, एवरीवन डन है ना? चलो देखो भाई ध्यान से, यहां पर बात मैंने कहा, देखो हमारे देश में बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, चार ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन, जगह है चार, जहां सिक्के बनते हैं, एक्चुअली कॉइन्स बनते हैं, जहां उसे कॉइन्स मिंटेड करना कहते हैं, टकसाल कहते हैं हिंदी में, और ये कलकत्ता में होते हैं, मुंबई में, हैदराबाद में और नोएडा में। देखो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिक्के पे पहचान भी होती है, सिक्का है आपके पास, जरा निकालो उससे और देखो, सिक्के पर ना जहां सन लिखा होता है, वर्ष 2020 2022 ऐसे लिखा होता है, उसके नीचे एक निशान रहता है, या तो डॉट रहता है, गोला डॉट, उसका मतलब वो नोएडा में बना है। अगर वहां स्टार रहता है, स्टार, वो हैदराबाद में बना है। अगर वहां डायमंड, इस तरीके चार कोने वाला डायमंड बना है, तो वो मुंबई में बना है। और अगर कुछ नहीं बना है तो वो कलकत्ता में। मतलब ऐसा नहीं कि कलकत्ता में बना तो बाकी जगह यूज नहीं होगा, तो पूरे भारत में यूज, कोई भी कोइन। पर ये चार लोकेशन बताती है सिक्का कहां बना है। अच्छा, एक होती है नोट प्रिंटिंग प्रेस, जैसे एक नासिक में है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक पड़ता है, वहां नोट बनता है। देवास में है, मध्य प्रदेश में आती है जगह, मैसूर में जो कर्नाटक में है, और सलबनी जो बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। तो चार जगह ऐसी जहां नोट बनते हैं, चार जगह ऐसी है जहां सिक्के बनते हैं। अच्छा, एक है आरबीआई इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आरबीआई, जहां इंक बनती है, क्योंकि इंक अभी तक तो विदेशी इस्तेमाल होती है, लेकिन इन फ्यूचर हमारी इंडिया की होगी। जो इंक बनेगी वो मैसूर में बनाएंगे, कर्नाटक में। और जो पेपर रखा जाएगा, जो पेपर आएगा, वो पेपर कहां रहेगा? होशंगाबाद। इसका नाम बदल दिया सरकार ने, नर्मदापुरम कर दिया। एमपी में जगह पड़ती है एक, तो अगर पूछे इंक वाली यूनिट मैसूर में, पेपर मिल हैदराबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। चार जगह नोट बनाने की और चार जगह सिक्के बनाने की होती है, याद रखना। देखिए भाई, इसे तो स्याही निर्माण इकाई अलग है, पेपर मिल, मुद्रा पेपर मिल अलग है, और चार जगह नोट प्रिंट करने की प्रेस, इसे हिंदी में भी नोट प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। और सिक्के बनाने वाले को टकसाल कहते हैं। देखो अब एक बात और समझना, बात यह कि आरबीआई जितनी चाहे उतनी करेंसी बना सकता है, या इसका कोई प्रोविजन है, कोई प्रावधान है, कोई रूल है कि भाई इतनी बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं? ऐसा मतलब कोई प्रोविजन है या नहीं है, ये बात समझो। तो देखो एक बात याद रखना, जब हम ये करते हैं ना कि जनरली तौर पर हम बात करते हैं कि सर हमारे पास जो भी करेंसी बनती है ना, आरबीआई बनाता है। देखो मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल बातें समझना। होता क्या था, देखो 1956 तक हमारे देश में एक सिस्टम चला करता था जिसका नाम था प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये तो याद रहेगी सारी बातें जो पढ़ाई अभी तक। इसका नाम था प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये जो प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, इसमें यह रूल था कि जितनी करेंसी बनाओगे उसकी वैल्यू का 40% आपको रिजर्व करना होगा।
जितनी करेंसी बनेगी उसकी वैल्यू का 40% का अनुपात फिक्स था। यानी 1000 करोड़ बनाना तो 400 करोड़ उसको रिजर्व में करना पड़ता आरबीआई को उस समय। अब जो हमारे देश का सिस्टम है उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम में यह है कि आपको 200 करोड़ रुपए का रिजर्व करना होगा, चाहे आप कितनी भी करेंसी बनाओ। रिजर्व में आपको 200 करोड़ रुपए ही रखने होंगे, इससे ज्यादा या कम नहीं। 1000 करोड़ बनाओ तो भी 200, 500 बनाओ तब भी 200, 2000 बनाओ तब भी 200। और इस 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना ही चाहिए। यह भी रूल है। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इसे निवेश कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 85 करोड़, ये 115, वो टोटल 200 करोड़ होगा। ये कहते हैं मिनिमम। यानी आज के समय देश में जो करेंसी बनती है उसके लिए क्या रूल है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाला रूल है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाला रूल है। पहले क्या था? प्रोपोर्शनल। ध्यान से बात को समझना, पहले मैं क्या कह रहा हूं आपसे, फिर उसके बारे में बताना मुझे। देखो, मैंने कहा करेंसी जारी करने के लिए आरबीआई को 200 करोड़ का न्यूनतम रखना होगा रिजर्व। गोल्ड यानी स्वर्ण, सोना 115 करोड़ और विदेशी मुद्राएं और करेंसी बाकी 85 करोड़ 200। लेकिन मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1956 ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम आया है, जिसे एमआरएस कहते हैं शॉर्ट में, मिनिमम रिजर्व सिस्टम रिप्लेस टू प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो मैंने बताया 1956 में आया है इस तरह का, और उससे पहले क्या था? वो प्रोपोर्शनल था। यानी 1956 में, इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं, आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली लाई गई या आई या बदली गई। और मैंने कहा जो प्रोपोर्शनल वाला था उसमें क्या था, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। उसमें यह था, प्रोपोर्शनल वाले सिस्टम में यानी आनुपातिक वाले सिस्टम में, कि आपको 40% रिजर्व करना होता था। पहले क्या करना होता था? 40% ऑफ वैल्यू रिजर्व। यानी जितनी करेंसी बनाओगे उतनी वैल्यू का 40% रिजर्व करोगे। अब ऐसा नहीं, अब 200 करोड़ रुपए आपको रखने रिजर्व में, और ऐसा करके आप करेंसी इश्यू कर सकते हो। ये बात याद रहेगी अब तो, और बड़े जबरदस्त है। मैं आपको बता रहा हूं ना, क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूं, चलो पहले मैं आपको बताऊं। मुझे पता आप तभी खुश होते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हो ना। जैसे ये सवाल देखो, हमारे एग्जाम में पूछा है, भारत में नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति अपनाई गई? करेंसी को इश्यू करने के लिए कौन सी वो पद्धति है जिसको अपनाया गया? नोट निर्गमन के लिए पद्धति अपनाई गई। तो आपको पता है, ये पहले चला करती थी और ये अभी चला करती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये है नोट निर्गमन की वो पद्धति जिसे क्या कहोगे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहोगे। भारत में नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब शुरू हुआ था, कब आया था? प्रोपोर्शनल की जगह पर, यह पूछा देखो इस बार, तो यह 1956 में आया था। या जैसे ये सवाल है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत आरबीआई को सोना और विदेशी मुद्रा भंडार सब मिलाकर कुल कितना पैसा रिजर्व करना होता है? सब मिलाकर, तो मैंने सब मिलाकर 200 करोड़। अकेले गोल्ड पूछता तो 115 करोड़। तो कितना रिजर्व करना होगा? 200 करोड़ रुपए रिजर्व करना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए याद रखना, पहले जो सिस्टम था वो अलग था, अब जो सिस्टम है वो अलग है।
इसको देखना भाई। ठीक है ना भाई, ये बहुत आसान है। क्या बताया मैंने? 4 जगह नोट, 4 जगह सिक्के, 1 जगह पेपर, 1 जगह इंक। सारे सिक्के सरकार बनाएगी, 1 का नोट सरकार बनाएगी, बाकी के नोट आरबीआई बनाएगा। ये बताया ना भाई अभी तक? कोई डाउट तो बताओ। बहुत बढ़िया समझना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये बात आती है कि जब हम करेंसी के बारे में पढ़ते हैं तो देखो एक बात और पता होनी चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि हम जानते हैं कि पहले क्या सिस्टम चलता था। बताओ, पहले लोग एक वस्तु के बदले ही दूसरी वस्तु का इस्तेमाल। तो बहुत टाइम से हमारे देश में करेंसी मतलब चल रही है, अलग अलग दौर में करेंसियां चली हैं। लेकिन एक सवाल आता है, वो ये कि हमारे देश में जैसे एक सवाल ये कि आरबीआई ने पहला नोट कब बनाया था? फर्स्ट नोट इश्यूड बाय आरबीआई। अब ये एक फैक्ट बात है कि हमने पढ़ लिया करेंसी बनती है क्या, रिजर्व होता है, लेकिन पहला नोट जो आरबीआई ने बनाया था वो कौन से वर्ष में या कितने का बनाया था? आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट ये कब आया था? आरबीआई ने पहला नोट जो जारी किया वो कब किया था? या ये सवाल पूछता है जैसे कि हमारा जो नोट आता है उसमें गांधी जी की फोटो आती है। पहले नहीं था ऐसा रूल, गांधी सीरीज नोट, यानी जिसपे गांधी जी की फोटो लगी हो, उसकी शुरुआत कब हुई? यानी गांधी सीरीज नोट की शुरुआत किस वर्ष में हुई? एक सवाल यह है। एक सवाल यह है, रुपी का सिंबल जो बना वो किसने बनाया, कब बनाया? जो ये सिंबल है रुपये वाला, ये वाला, ये रुपी सिंबल जो है इसको डिजाइन किसने किया? और ये कौन सी लिपि में लिखा है, कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है, यानी कौन से स्क्रिप्चर यानी लिपि में लिखा है? कौन कौन सी लिपि है इसमें? ये पूछा गया एग्जाम में, सवाल है, याद रखना। रुपी का सिंबल किसने बनाया और उसकी लिपि क्या है? या जैसे ये सवाल आता है कि एक नोट पर कितनी लैंग्वेजेस में लिखा होता है? एक नोट जब आप देखते हो, लैंग्वेजेस ऑन ए नोट, एक नोट पर कितनी लैंग्वेज में होता है? जो नोट होता है उस पर भाषाएं कितनी होती हैं? या ये सवाल आता है जैसे पहले हमारे देश में रुपया जो था ना उसकी उससे छोटी वैल्यू को आना कहते थे। जैसे हम कहते हैं ना 1 पैसा 2 पैसा, पहले कहते 1 आना 2 आना। सवाल ये कि आना बंद हो गया, पैसा चलता है, इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। ये पूछेगा डेसिमल सिस्टम कब आया? करेंसी, रुपए की दशमलव पद्धति। यानी पहले जो आता था ना वो 16 थे, लेकिन अब जो आते हैं वो 100 हैं, इसलिए आप उसको दशमलव में लिख पाते हो। तो ये रुपए की दशमलव पद्धति कब आई थी, किस वर्ष में, और इसमें क्या मतलब था ये भी बताना है आपको। या अभी हमारी सरकार ने अपना नया रुपया लॉन्च किया है, और वो नया रुपया आरबीआई की डिजिटल रुपी का नाम क्या है? तो आरबीआई ने अभी अपना नया रुपया लॉन्च किया है, उसका नाम ई रुपी रखा है। डिजिटल रुपी जो इशू करा है उसका नाम क्या रखा है? और यह भी आता है इंडिया का मॉनेटरी म्यूजियम कहां है। यानी इंडिया में अगर आप मुद्रा कैसी होती थी पहले की आज की समय देखना चाहो तो आपको एक मॉनेटरी म्यूजियम दिया गया बनाकर कि आप पुरानी करेंसीज को वहां जाके देख सकते हो, कब बदली गई, क्या हुआ, किस चीज की बनती थी, सब बातें। तो आरबीआई जो है ना वो पहला नोट जो इशू किया था उसने वो किया था 1938 में।
आरबीआई 1935 में बना, याद रखना। 38 में पहला नोट आया था, 5 रुपए का था वो, 5 का उस समय था पहला। गांधी जी की फोटो जो मैंडेटरी हुई है नोट पर, वो 96 में। पहले कौन था बता दूंगा, मैं खुद ही बता रहा हूं आपको सारी बातें, ध्यान रखो। तो पहले अशोक स्तंभ था, और वो भी मैंडेटरी नहीं था, ओकेजनली था। इससे पहले गांधी जी की फोटो भी आ चुकी थी, और भी फोटोज थी, ओकेजनली थी, पर परमानेंटली गांधी जी की फोटो 96 में हुई है। रुपी का सिंबल जिस व्यक्ति ने बनाया वो थे डी उदय कुमार नाम के, 2010 में। और याद रखना, ये जो डी उदय कुमार है 2010 में इन्होंने देवनागरी, जो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, और रोमन जो लैटिन भाषा में होती है रोमन लिपि, देवनागरी और रोमन यानी हिंदी और लैटिन का इस्तेमाल किया भाषाओं में, और फिर यह डिजाइन तैयार हुआ। अच्छा, अगर पूछे नोट पर भाषाएं, आपके पास नोट है ना, गिनना जरा पीछे कितनी है, 15 होंगी पूरी। एक नोट पर जो भाषाएं होती हैं वो 15 मेनली याद करनी है इन बॉक्स या पैनल। 15 भाषाएं पीछे बॉक्स या पैनल में जो ग्रुप बना है उसमें हिंदी इंग्लिश उसके अलावा, यानी टोटल 17 होती है, पर एग्जाम में पैनल में जो भाषाएं पीछे बॉक्स में जो भाषाएं हैं वो कितनी है, वो 15 पूछता है बार बार। जो रुपये का दशमलव सिस्टम आया वो 57 में, क्योंकि पहले क्या था, 1 रुपए में 16 आने होते थे, अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, याद रखना। तो आना के स्थान पर, आना एक करेंसी का नाम था, ध्यान रखना, आना के स्थान पर जो पैसा आया है, आना रिप्लेस्ड बाय पैसा, ये आया है 57 में। आरबीआई के डिजिटल रुपी का नाम है ई रुपी, आरबीआई की डिजिटल करेंसी का नाम है ई रुपी। और याद रखना, आरबीआई ने अपना जो मॉनेटरी का म्यूजियम, जो भारतीय मौद्रिक संग्रहालय है, यानी आपको मुद्रा के बारे में जानना हो, भारतीय मौद्रिक संग्रहालय, तो वो कहां मिलेगा, वो होगा मुंबई में। सारा इतिहास करेंसी का आपको यहां देखने को मिलेगा। एक एक बात आपके समझ में आनी चाहिए भाई, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करके, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी बात ऐसी जो आपको लग रहा है कि भाई अधूरी रह जाएगी, नहीं समझ में आएगी, तो आना वाली बात मैं बता देता हूं। 1 रुपया में 16 आने थे, अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। पहले 1/2, 1/4 ऐसे लिखना पड़ता था, अब 1/2 की जरूरत नहीं है, अब तो 0.5, 0.2, 0.1 ऐसे लगा सकते हो आप पैसे को। अच्छा, एक बात और आती है, देखो अभी जो नई नई करेंसी आई है ना, एग्जाम में इस पे बड़े सवाल आ रहे हैं आजकल। नई करेंसियां जो आई हैं, जैसे अभी क्या आया है सर, अभी आया हमारे पास 10 का नया नोट, 20 का, 50 का, 100, 200, 500 का, 2000 का भी आया था, जो अभी नोटबंदी के बाद बंद हो गया, वो अभी अलग से बताऊंगा। लेकिन ये पता है कि हाँ नए नोट आए थे। ये हो क्या रहा है एग्जाम में, इसको लिखना, मैं टाइम दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरी सुनना बात। हो ये रहा है एग्जाम में कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ 200 के नोट का कलर कैसा है, 500 के नोट की लंबाई चौड़ाई कैसी है, सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट के पीछे बना है। अब ये ऐसी बातें हैं जो पता है तो ठीक, नहीं पता तो छोड़ देना पड़ेंगी। कोई वहां पर अचानक से कोई आप कैलकुलेशन करके तो निकाल नहीं सकते जवाब को। अब ये आधे बच्चों को नहीं पता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्लास में आप कमेंट करके बताओ मुझे कि भाई 200 के नोट का कलर कैसा, या 2000 का जो नोट था उसका कलर कैसा। आधे बच्चे कंफ्यूज है, वो क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर का है 200 का नोट, 2000 का पिंक कलर का है, गलत हो जाता है। वही पता है कितना आसान सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन नहीं पता तो 2 भी गए, आधा भी गया, जो गलत की वजह से होगा। इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये बात जरूरी है, अपडेट करनी है क्या, कि ये बात ध्यान रखनी। देखो मैं बताऊं, 200 का जो है ना वो ब्राइट येलो एग्जैक्टली याद होना चाहिए, 2000 का जो था वो मेजेंटा था, ठीक है। अब ये कलर याद करना, देखो मैं नहीं कह सकता, हिंदी इंग्लिश में एक ही चलेगी बात, मतलब बोला यही जाएगा, आप चाहे लिखो किसी भाषा में, मैं आपको समझाता हूं, बताता भी हूं, याद रखना इसमें क्या है सर।
अभी जो नए नोट आए हैं, जितने भी नए आए हैं अब तक, नए की बात कर रहा हूं, उनमें देखो जरा ध्यान से। जो 10 का आया उसका कलर क्या रखा? चॉकलेट ब्राउन। आप हिंदी में लिखो, कोई बात नहीं है, लिखना यही चॉकलेट ब्राउन, क्योंकि ब्राउन की वजह से बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। चॉकलेट ब्राउन एग्जैक्टली। 63 और 123, चौड़ाई 63, लंबाई 123 मिलीमीटर में है। और क्या बना है? उड़ीसा का सन टेम्पल, कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर उड़ीसा में, वो 10 के पीछे बना। देख लो जरा ध्यान से। 20 का कलर ग्रीनिश येलो, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन ग्रीनिश येलो है। 63 और 129 है यहां पर। अब इसमें इस पे एलोरा केव, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं, वो आती हैं। 50 का कलर फ्लोरिसेंट ब्लू, ऐसे ही लिखना है भाई, लिखो हिंदी में फ्लोरिसेंट लिखना, लेकिन 66 इंटू 135 mm है। कर्नाटक में रथ के ऊपर, रथ कैरियट, रथ के ऊपर मंदिर है, हम्पी टेम्पल्स कहते हैं उन्हें, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो। 100 का कलर लेवेंडर है, जो पर्पल जो होता है बेसिकली लेवेंडर कहेंगे। 66 और 142 mm में है। गुजरात की एक बाउली, जो सीढ़ीदार कुआं पानी का सिस्टम होता था, जो उसे रानी की वाव कहते हैं, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, गुजरात में आता है। 200 का ब्राइट येलो कलर का है, 66 और 146 mm की है। सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, ये इस पे बने हैं। 500 का स्टोन ग्रे कलर का है, दिल्ली का लाल किला बना है। और मेजेंटा कलर का 2000, जो अब बंद हो गया है, बताऊंगा आगे अभी, लेकिन इसमें मंगलयान, जो किसी राज्य नहीं इंडिया का था बल्कि पूरे इंडिया का मंगलयान था, वो बना है। बताओ भाई। बिल्कुल क्लियर है सर। भाई डाउट शुरू में जितने होते थे आपके बैच स्टार्टिंग में, मुझे याद है, तो बड़ा आप परेशान रहते थे कि कैसे होगा, ये नहीं आ रहा समझ, वो नहीं आ रहा। बस मैं एक ही बात कह रहा था, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, धीरे धीरे करके खुद को बेहतर बनाइए। और मैं हमेशा कहता हूं, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट से बेहतर लॉन्ग टर्म लॉस भी काम करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉस आपको इतना सिखा जाता है ना, वो शॉर्ट टर्म के बेनिफिट से बेहतर है। आप जल्दबाजी में ना 2-4 सवाल तो कर जाओगे, लेकिन पूरी कहानी आपको नहीं पता, फिर बाद में फंस जाओगे। तो यहां पर आपको मेहनत करनी है, और ये मेहनत जब आपने की, तो आपके ना तो डाउट अब ज्यादा आते हैं, ना आपके इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं, ना आपको ये कहते हो कि समझ में कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब पता है स्मूथली सब कुछ रन कर रहा है, और ये चलेगा अपने आप में सिलेबस को पूरा होने तक। फिर आप देखेंगे कि आप कोई भी प्रैक्टिस उठाइए और लग जाइए उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। क्लियर है बात? यहां तक सभी ने नोट कर लिया? हिंदी इंग्लिश में कुछ भी लिखो, नाम यही आएगा। अब देखो हमारे पास ये सवाल आता है, और ये सवाल बड़ा एग्जाम में बार बार आया है, एसएससी में खासतौर पर, कि जैसे प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। मैं आपको 10 मेजर टाइप की मनी बता रहा हूं। मनी के भी टाइप होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या बात है इसमें, ध्यान से सुनना पहले, हिंदी और इंग्लिश में चलना समझ के। देखो क्या है, जैसे एक वर्ड आता है सॉइल्ड मनी, कई बार आता है एग्जाम में कि ये बताओ सॉइल्ड क्या है। देखो मैं इसका मतलब बताऊंगा हिंदी इंग्लिश में, लेकिन नाम यही रहेगा, सॉइल्ड मनी क्या होती है। या दूसरा है म्यूटिलेटेड मनी किसे कहते हैं। तीसरा है फोर्ज्ड मनी किसे कहते हैं। चौथा है चीप मनी किसे कहते हैं। पांचवा है डियर मनी किसे कहते हैं। छठा है नियर मनी किसे कहते हैं। सोचिए, नाम है, ये रियल नेम है। ये हॉट मनी किसे कहते हैं, 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। 9वां पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं। 10वां पॉइंट है फिएट मनी किसे कहते हैं। इसके बाद है टोकन मनी किसे कहते हैं। इसके बाद है फिड्यूशियरी मनी किसे कहते हैं।
कौन सी? फिड्यूशियरी मनी किसे कहते हैं भाई, याद रखना। और इसके अलावा एक है हार्ड मनी किसे कहते हैं। अब देखो ये 12 हो गए, मैं 10 बोले 12 हो गए, कोई बात नहीं भाई। अब आपको एक एक का मतलब मैं समझाता हूं, बहुत गहराई से ध्यान से सुनना। जैसे जब मैं कहता हूं कोई नोट जो है वो गंदा हो जाता है कुछ लिख देने से, कुछ कलर कर देने से, गंदा, डर्टी। जब भी कोई नोट गंदा हो जाए, डर्टी यानी कि लिखना, कलर करना, तब उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या है, उसे कहते हैं सॉइल्ड, गंदे के लिए। अगर कोई नोट कटा फटा हो जाए, कट जाए, फट जाए, कहीं से कुछ पार्ट मिस हो जाए, यानी टॉर्न कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी को बोलते हैं म्यूटिलेटेड। टॉर्न को ही म्यूटिलेटेड कहते हैं। जब कोई नोट नकली होता है, जिसे फेक कहते हैं इंग्लिश में, काउंटरफिएट कहते हैं, तब उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा फोर्स्ड। जो मुद्रा हमारी कम ब्याज पर होती है, जिसके लिए लो इंटरेस्ट रेट होता है, कम ब्याज होता है जिसका, तो लो इंटरेस्ट रेट पर हो जिसके लिए ब्याज दर कम हो, जैसे किसानों को लोन मिलता है, उसका ब्याज क्या रहता है, कम। बाकी सबके मुकाबले ब्याज कम होता है किसानों के लिए। जिसका ब्याज दर ज्यादा हो, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डियर। मैं बताऊंगा आगे इस बारे में, ध्यान से सुनना। जो चीजें कैश की तरह काम कर जाएं, देखो याद रखना, कैश तो कैश है ही, ठीक है। गोल्ड को मानते हैं वो कैश की तरह काम करता है, बैंक में बैलेंस रखा है, कैश की तरह माना जाता है। भाई कहीं जाओ, शॉपिंग करो, पेमेंट करो, आ जाओ, कैश वाली बात ही होती है उसमें भी। इसे कहते हैं नियर। तो नियर मनी क्या है, जो नकद के समान यानी नकद के इक्विवेलेंट है। नकद के समान है, यानी नकद के समान यानी नकद के बराबर है, यानी काम कैश जैसा हो रहा हो, वो चीज नियर कहलाती है। जो पैसा विदेशों से निवेश होगा इंडिया में, विदेशी कंपनी कारोबारी इंडिया में लगाएंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशों से पैसा आता है, जो विदेशी निवेश है हमारा, विदेशों से पैसे को हॉट मनी का नाम दिया है। अब यही बस याद करना, मतलब किस केस में क्या नाम देते हैं उसे। जब हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कार्ड है, डेबिट का, क्रेडिट कार्ड है, कोई भी कार्ड है, तो कार्ड जब हम बोलते हैं ना कि हमने कार्ड से पेमेंट करी है, तो प्लास्टिक मनी में आता है, बस ये करेंसी में आता है, जैसे बिटकॉइन में। अब देखो, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंटरनल वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई इंटरनल वैल्यू नहीं होती, जैसे कि नोट होता है। अब देखो, नोट में और सिक्के में फर्क मैं बताता हूं, एक मिनट देना बस समझना। लेकिन कॉइन्स में होता है क्या, कॉइन्स में देखना, फेस वैल्यू जो होती है कॉइन्स में, वो इंटरनल वैल्यू से ज्यादा होती है। अब ये होते क्या है मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैं कहता हूं एक 10 रुपए का नोट है, तो उसके ऊपर जो लिखा है वो कितने लिखे हैं, 10, वो उसकी फेस वैल्यू, 10 के नोट की फेस वैल्यू 10 रुपए। 10 का सिक्का है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, जो लिखा होता है वो फेस वैल्यू होती है। अगर 10 का नोट चलना बंद हो जाए और आपके पास हो वो नोट और चलना बंद हो जाए, उसके बाद आप किसी को नोट दोगे, बेकार हो गया, वो रद्दी है, कागज है, फाड़ो फेंको, कुछ भी करो, जलाओ, रख लो, कुछ भी करो, उसकी वैल्यू जीरो, क्योंकि उसमें जो कागज लगा है
वैसे तो खरीदने में आया होगा, लेकिन जब बेचोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, उस एक कागज का तो कुछ नहीं मिलेगा। वो एक कागज रद्दी है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन सिक्का अगर 10 का बंद हो जाए तो सर उसमें मेटल लगाए, कॉपर स्टील लगाए उसमें मेटल में, तो हम उसे अगर 10 का नहीं चलेगा, चलो बंद हो गया तो बेकार हो गया, हम उसे गलाकर बेच देंगे। 2-3 रुपए का मान लेता हूं मैं, कुछ रुपए का वो तोल में, स्टील के भाव में, कॉपर के भाव में चला जाएगा। मतलब सिक्के में इंटरनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू से कम लेकिन होती है, और नोट में कोई इंटरनल नहीं होती। या तो 10 का चलेगा या जीरो बंद। ये 2000 का नोट आज किसी के पास हो तो या तो 2000 का चलता था, आज वो जीरो पे हो जाएगा सीधा। लोगों ने संभाल के रखा, वो अलग बात हो सकती है, पर वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं तो जीरो हो जाएगी। अच्छा, कई बार हम देखते हैं, फिड्यूशियरी वर्ड है, याद रखना, जब हम ये कहते हैं कि लोग विश्व पर, देखो मान लें आपको कोई सामान दो और आप उसे विश्वास करके ले लो, पेयर यानी पे करने वाला, दे, और स्वीकार करने वाला स्वीकार कर ले, विश्वास पर। बिटवीन पेयर एंड पेई ऑन ट्रस्ट। अगर कोई पेयर दे किसी पेई को और वो विश्वास पर ले ले उसे ट्रस्ट पर, यानी भुगतान करता जो देगा उसे कहते हैं भुगतान करने वाला, भुगतान करता व स्वीकार करता के मध्य विश्वास पर। जो कोई भी स्वीकार कर ले, वो कुछ भी चीज स्वीकार कर ले, तो वही मनी बन जाएगी। भाई मनी क्या है? जो एक, जो मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, ये बात है यहां पर, तो यही फिड्यूशियरी बन जाएगी तब। हार्ड कहते हैं जिसकी डिमांड इंटरनेशनल ज्यादा होती है। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सी मुद्रा का होता है बताओ? हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल डॉलर का होता है, तो मेरे दोस्त याद रखना, इंटरनेशनल मार्केट में जिसका यूज सबसे ज्यादा हो उसे कहते हैं हार्ड। जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह है। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछता है, और ये सवाल मैंने कहा कार्ड वाला तो ऑलरेडी आया है, सॉइल्ड वाला आया हुआ है, फिएट मनी आया हुआ है। मैं सवाल भी कराऊंगा, पहले इसे लिख लो, फिर क्वेश्चन भी कराता हूं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, बस इसे नोट करिए पहले। देखो भाई, इसको समझना है अभी, मैं आपको क्वेश्चन भी कराता चलूंगा। चलिए दोस्त, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन भी। देखो एक बात ध्यान से देखना, क्वेश्चन भी देखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले सवाल भी करो और उसके साथ साथ पढ़ो, मजा आएगा फिर। देखो, वह धन जिसे भुगतान करता और प्राप्त करता के बीच विश्वास के कारण स्वीकार किया जाता हो, ऐसी कोई चीज, तो फिर क्या कहोगे उससे? जो भुगतान करता और स्वीकार करता के बीच विश्वास के कारण स्वीकार कर ली जाती हो, ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? फिड्यूशियरी। फिएट मनी क्या होती है?
फिएट मनी क्या हो सकती है इनमें से? बताओ। बिल्कुल, क्या हो सकती है? फिएट मनी हो सकती है सर जिसकी कोई इंटरनल वैल्यू ना हो। मैंने कहा ना, कोई आंतरिक मूल्य, कोई इंटरनल, कोई इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, इंटरनल या इंट्रिंसिक मूल्य ना हो। कौन सी प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? बताओ। जब हम ये कहते हैं ना कि प्लास्टिक मनी के रूप में, तो वो कार्ड को कहते हैं, मैंने कहा कोई भी कार्ड हो उसे कहते हैं प्लास्टिक मनी। किसी भी प्रकार के कार्ड के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो प्लास्टिक मनी होगा। हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? देखो मैं आपको वैसे भी बता दूं, हाई पावर्ड मनी एक वर्ड है, चाहे तो लिख लो या बाद में अगली क्लास में आएगा ऑलरेडी। ये आरबीआई द्वारा यूज, क्योंकि मनी कोई भी हो, मनी का इस्तेमाल आरबीआई ही करता है। जो भी आरबीआई रखता है उसे रिजर्व के तौर पर, वो हाई पावर्ड मनी है। अच्छा, एक सवाल यह भी है, जैसे 1 रुपए के नोट पर कौन साइन करता है? 1 रुपए के नोट पर जो साइन है वो कौन करता है, ये पूछा गया है। तो जैसे इसमें पूछा गया है आपको वैसे ही बता देना है कि सर कोई भी नोट, अगर बड़ा नोट होगा 2 रुपए या उससे बड़ा, तो आरबीआई गवर्नर, और उससे 1 रुपए वाले पे फाइनेंस। बहुत सारे स्टूडेंट ए लगाएंगे भाई, इसमें ए नहीं कर देना, डी। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है कोई साइन करने के लिए, यानी आज के समय निर्मला सीतारमण अगर 1 का नोट बने उसमें साइन नहीं कर सकती। सेक्रेटरी एक अलग पोस्ट होती है, आईएएस ऑफिसर बनते हैं सेक्रेटरी, वो कर सकते हैं उस पर। बोलो ध्यान से, है ना भाई, जबरदस्त। चलो अब मेरी एक बात और समझ लो। देखो तो ये बात मैंने आपको बताई ना कि जब मुद्रा स्टार्ट हुई है ना हमारी, उससे पहले जो सिस्टम चला करता था उसे क्या कहते थे बताओ? मुद्रा की शुरुआत होने से पहले लोग क्या करते थे? एक वस्तु के बदले ही दूसरी वस्तु यूज करते थे। गेहूं दिया, चावल लिया, चावल दिया, और चीनी ली, मान लो ऐसा कुछ भी, सामान के बदले सामान चलता था। उसे काउंटर ट्रेड कहते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहते थे, उसे बार्टर सिस्टम या काउंटर ट्रेड कहा जाता था। अब ये जो बार्टर सिस्टम है, काउंटर ट्रेड है हमारे पास, तो याद रखना भाई, तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो जानना जरूरी है भाई आपके लिए। कि आपने कहा जो अब तो मनी आ गई, तो बार्टर सिस्टम में जो डबल कोइंसिडेंस था ना, पहले भाई कोई एक बेचेगा एक खरीदेगा। भाई देखो, अगर एक इंसान एक को गेहूं देगा तो बदले में चावल लेगा, तो एक को गेहूं की आवश्यकता हो और दूसरे को चावल की, और दोनों को एक दूसरे की जरूरतें पूरी भी कर पाते हो, तभी तो लेन देन पूरा होगा, वरना तो नहीं हो सकता ना भाई। इसीलिए अब मनी हो गई। अब मुद्रा क्या करती है? आपने पहले क्या करा जी? पहले कोई सामान बेच दिया, पैसे कमा लिए, मेहनत मजदूरी करी, पैसा, फिर उसके बाद उसको यूज करा। अब इससे वैल्यू को आप बहुत टाइम तक पैसे को रख सकते हो जमा करके, जब तक चाहो मेजर कर सकते हो। गेहूं की वैल्यू, चावल की वैल्यू सब अलग अलग है, पहले मेजर नहीं होता था। ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी को, और फ्यूचर के अकाउंट में लिख भी सकते हो कि भाई मैंने अकाउंट में लिखता हूं मेरे इस महीने 1,000 रुपए आए, 2,000 गए, इस तरीके से चलता है सब अकाउंट में यूज। और फ्यूचर में भी लेन देन कर सकते हो। पहले तो क्या होता था ना, सामान लो, सामान दो, बात खत्म। अब फ्यूचर भी कर सकते हो, आज आपसे मैं उधार लूं, दूंगा लेकिन 5 साल बाद। पॉसिबल है। हम कोई सामान क्रेडिट पे खरीदे, बाद में पे करेंगे, डिफर्ड पेमेंट। ये सब कुछ कब हुआ है? जब मुद्रा आई है। ध्यान रखना, मुद्रा से पहले जो सिस्टम था उसे कहते थे बार्टर। अब जो मुद्रा है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। अब मुद्रा में ट्रांसफर भी करोगे, स्टोर भी करोगे, मेजर भी करोगे, फ्यूचर के लेन देन भी करोगे, यूनिट ऑफ अकाउंट भी है, खाते की इकाई भी है। क्योंकि खाते में आप कुछ भी है, रुपी मनी में लिखते हो, चाहे वो रुपी कुछ रुपी में लिखो या डॉलर में है तो मनी। तो इस तरह वो कई बार सवाल पूछता है कि क्या क्या ऐसे है जो मुद्रा के फंक्शन है और क्या नहीं है। तो मैंने बताया ना, पहले जो सिस्टम था उसे क्या कहते थे? इसे वस्तु विनिमय प्रणाली, या इसी को काउंटर ट्रेड भी कहा जाता था।
मतलब एक बदले में आमने सामने का ट्रेड, मतलब आपने सामान दिया पैसा और सामान ले लिया बदले में, उसे काउंटर ट्रेड कहते थे, ध्यान रखना। तो अब जो है वो मुद्रा है और मुद्रा अपने कई सारे काम करती है। मैं एक आखिरी बात और बताऊंगा, इसके बाद इनफ होगा मुद्रा के बारे में। इतनी जानकारी आप तक होना, आपके पास इतनी जानकारी होना इनफ होगा। चलिए दोस्त, तो अकाउंट में लिखने की बात हो तो यूज होता है, फ्यूचर के लेन देन में यूज होगी मनी, माप सकते हो, भंडार, ट्रांसफर, एक्सचेंज करने में मीडियम का काम करेगा, ये चीजें होती। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे, देखो करेंसी जो है वो एक लीगल टेंडर, देखो करेंसी को ना कोई अगर दे और दूसरा व्यक्ति लेने से मना कर दे तो उस पर केस किया जा सकता है। ध्यान से सुनो मेरी लाइन, करेंसी को देश में लीगल टेंडर घोषित किया गया है जिसका स्वीकार करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और कोई नहीं लेता। आपने कोई शॉपिंग करी और कैश दिया, वो नहीं लेता, आप केस कर दो। देखो ध्यान सुनना, आप किसी को कार्ड से पेमेंट करो, वो कहेगा जी मुझे कार्ड नहीं लूंगा, ऑनलाइन करो वो मना कर, चेक डिमांड ड्राफ्ट दो मना कर सकता, आप कैश दो मना नहीं कर सकता। अब कहेंगे बहुत सारी जगह सर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का नहीं चलता, वो अलग विषय है कि हम लोग नहीं करते इस तरह के काम, लेकिन चलना चाहिए, कोई ना ले तो केस किया जा सकता है। सुनना बात मेरी, तो हुआ क्या, लीगल टेंडर एक जरूरी चीज है। जब भी लीगल टेंडर, और ये सिर्फ नोट और कॉइन्स में आता, बाकी तरीकों में नहीं आता, और इसको स्वीकार करना जरूरी है, रिफ्यूज यानी मना नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह, हमारे देश में अब तक 4 बार नोटबंदी हुई है। जब कोई नोट लीगल टेंडर से हट जाए, मैं कह दूं 2000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, तो मतलब बंद हो गया, समझ लो। 4 बार, ध्यान से सुनना, मेरी आखिरी बात बता रहा हूं, बस 4 बार हुआ ऐसा। क्या, देखो करेंसी एक लीगल टेंडर है, वैध मुद्रा है, और इसको स्वीकार करना जरूरी है। नोट में जितना चाहे पेमेंट करो, मना नहीं किया जा सकता। सिक्कों में 1000 रुपए तक की पेमेंट, मतलब आप किसी को सिक्के दे दो 1 लाख रुपए के, तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो हाँ, सिक्कों में 1 लाख रुपए तक की, 1000 रुपए तक की पेमेंट दे दो, वो स्वीकार करेगा ही करेगा। नोट में अनलिमिटेड है, कितना भी करो। तो 4 बार नोटबंदी भारत में हुई है, पता आपको। जब पहली बार ब्रिटिश इंडिया था 1946 आजादी से पहले, तब 10,000 का बंद हुआ था, 10,000 का नोट, और गवर्नर उस समय थे, गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्योंकि कई बार ऐसे भी आता है, देश का आरबीआई गवर्नर कौन था तब, जब दूसरी बार हुई तब गवर्नर थे आईजी पटेल 78 में 5,000 का, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तीसरी बार जब हुआ तो गवर्नर थे उर्जित पटेल और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी 2016 में। चौथी बार हुआ तो गवर्नर थे शक्तिकांता दास अभी 2023 में, और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और 2000 का नोट बंद हुआ है 2023 में। 4 बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका। मैं एक एक बात आपको बताई है, इसमें मुद्रा को लेकर जो बातें हो सकती है वो मैंने आपको सारी बता दी है। चलिए दोस्त, तो ये सारी इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। तो मुद्रा कहां बनती है, कैसे बनती है, कौन इशू करता है, क्या सिंबल किसने बनाया, सारी जरूरी बातें, टाइप के बारे में बात, हर एक चीज के बारे में बात हो गई है ना भाई।
तो ये आपको करना है। आज की क्लास में हम सारे टॉपिक धीरे धीरे करते हैं, तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर हमें पता है कि जैसे ये सवाल हमारे पास आया हुआ है कि क्या चीज है मुद्रा में, लीगल टेंडर वर्ड की सही परिभाषा क्या है। तो मैंने क्या कहा, जिसको स्वीकार करने के लिए बाध्य, मतलब करना ही होगा, मना नहीं कर सकते, कंपल्सन टू एक्सेप्ट, करना ही पड़ता है, उसे कहते हैं लीगल मुद्रा। है ना, बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो रही होगी बात यहां तक। कोई बात है तो बताओ भाई, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई और बात। बस स्मूथली मैंने कहा ना, पढ़ते चलना है, रेगुलर आपको करनी है सारी चीजें, और जब आप एक बार कर लोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है, देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, यही तो एक्सपीरियंस है ना, कि जो जो आपके डाउट हो सकते हैं वो मुझे पहले से पता होने चाहिए कि आपका दिमाग कहां चल रहा है, क्या सवाल बना सकता है, वो कहां कंफ्यूज हो सकता है। मैं उसको अगर क्लियर कर देता हूं तभी तो मेरा एक्सपीरियंस बेटर होगा, वरना तो बेकार है। फिर तो आप बार बार सवाल करते रहोगे, जवाब तो पढ़ेंगे कब हम लोग। पर इसीलिए हम कहते हैं ना, जब हम एक्सपीरियंस के साथ आते हैं तो हमें पता है कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो ये बात, और दूसरा आपके डाउट कहां बन रहे हैं वो बात, ये हो जाती है पूरी। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।